हेलो ऑफिसर्स। आज हम स्मार्ट स्प्रिंट प्रोग्राम के इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर कर दूं। देखो, इकोनॉमिक्स कोई रटने वाला सब्जेक्ट तो है नहीं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्सेप्ट्स हैं प्लस इन कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशंस। देखो, अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हो जो कि यूपीएससी पीवाईक्यूज को देख कर आया है और फिर ये वीडियो देख रहा है, तो आप लोगों को ये चीज पता होगा कि यूपीएससी के पीवाईक्यूज में आपने इकोनॉमी के जो भी क्वेश्चंस देखे, उन सारे क्वेश्चन में आपको एक चीज कॉमन लगेगा कि वहां पर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं पूछा गया है। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट डेफिनेशन ये कभी नहीं पूछा जाता। वहां पे पूछा जाता है कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन का मिक्सचर। वहां पे पूछा जाता है कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, और अगर पता है तो इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, ये पता है या नहीं पता है। आपको यहां से एक चीज क्लियर हो जाएगा कि इकोनॉमिक्स बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे समझना पड़ता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इकोनॉमिक्स टफ है या इकोनॉमिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। प्रॉब्लम ये है कि हम उस इकोनॉमिक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को डेफिनेशन की तरह पढ़ लेते हैं, और उसको जब डेफिनेशन की तरह पढ़ोगे एंड उसके बाद जब आप जाओ रहे हो पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए, तो आप देखोगे आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है। आप एग्जाम में बैठ जाओगे सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन को पढ़ के, तो आपको क्या पता चलेगा कि आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं है, आपने उसके एप्लीकेशन को समझा ही नहीं है। ठीक है, तो आज जो हम लोग लेक्चर करने वाले हैं, या हमारा ये जो इकोनॉमी का सीरीज है, ये सीरीज आपको इकोनॉमिस्ट नहीं बना देगा जिससे आप देश भर की इकोनॉमी के बारे में पूरा डिसीजन ले सकते हो, या फिर आप कमेंट कर सकते हो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के ऊपर। ये लेक्चर सीरीज आपको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स इजी बना कर देगा, जिसके कारण क्या होगा कि आप इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो, क्या होता है ना कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके डेली लाइफ का हिस्सा है। ठीक है, अब ये डेली लाइफ का हिस्सा कैसे है? देखो, आप जहां रहते हो, आप जहां भी रह के प्रिपेयर कर रहे हो, या तो आपका घर, क्या होता है वहां मंथली बजट बनता होगा। एक महीने में क्या खर्चा होता है खाने पीने का, अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो क्या खर्चा हो, ये सब मिक्स करके एक बजट बनाया जाता है ताकि आप अच्छे से सस्टेन कर सको। ठीक है, उसी तरह से गवर्नमेंट भी बजट बनाती है, उसी तरह से एक आम इंसान, आप खुद भी बजट बनाते हो। क्यों बनाते हो? क्योंकि आपको, आपके पास जो मनी रखा हुआ है, मतलब कि मनी यहाँ पे आपका रिसोर्स है, मतलब कि आप उस चीज को अच्छे से यूटिलाइज कर सको। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपके डेली लाइफ में भी क्या होता है कि इकोनॉमिक्स के जो लॉजिक्स हैं वो काम में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम स्लोली स्लोली इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना है एंड उसके एप्लीकेशन को भी समझना है। बस ये दो चीज है जो इकोनॉमिक्स में आपको करना है। उसके बाद क्या होगा, आप यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो, आप बहुत इजीली इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो सवाल क्या है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना, इकोनॉमिक्स है क्या? क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे इकोनॉमी। तो देखो, सबसे बड़ा सवाल जो है, इसका आंसर कैसे किया जा सकता है? आप क्या सोचते हो? देखो, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इंस्टेंटली क्या सोचोगे? जो इंसान अभी तक इकोनॉमिक्स को नहीं समझता, इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ा हुआ है, वो क्या सोचेगा? इकोनॉमिक्स का मतलब है पैसों से रिलेटेड कुछ लेन देन के बारे में बात होगा, कॉमर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा होगा, या तो किसी बिजनेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा होगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात कर रहा होगा। यही है ना, लोगों को यही लगता है। बट क्या है ना कि ये अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। क्यों गलत है? इकोनॉमिक्स का सिंपल मीनिंग है, क्या मीनिंग है? चॉइस अंडर स्कैरसिटी। Economics is not about money. Economics is not about only money, only business,
ओनली प्रॉफिट एंड लॉस। इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब होता है चॉइस अंडर स्कैरसिटी। अब हम इस लाइन को ही ब्रेक करेंगे और यहीं से सब कुछ समझेंगे। देखो, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले क्या होता है ना कि हमें कुछ कुछ चीजें समझनी पड़ती है। अभी क्या है, क्या क्या चीजें समझनी होगी, तो इन सब चीजों को समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या होता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली बात करता है स्कैरसिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, ठीक है। और इसको समझते ही हमें समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्कार्सिटी क्या है, क्योंकि स्कार्सिटी के कारण ही क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इमर्ज कर रहा है। इकोनॉमिक्स का एग्जिस्टेंस जो है वो स्कार्सिटी ही है। देखो, अगर दुनिया में सब कुछ अनलिमिटेड होता, मतलब कि अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड लैंड, अनलिमिटेड रिसोर्स, या फिर आप जो भी सोच पा रहे हो, आप जिस किसी रिसोर्स के बारे में सोच पा रहे हो उन सब के बारे में सोचो। अगर वो सारे रिसोर्स अनलिमिटेड होते तो क्या इकोनॉमिक्स होती? क्यों? क्या इकोनॉमिक्स होने का कोई चांस था? आप सिंपल अपने दिमाग में सोचते हो ना तो आपको पता चलता है कि अगर सब कुछ अनलिमिटेड होता तो शायद हमें चॉइस ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या, चॉइस अंडर स्कैरसिटी। अगर स्कैरसिटी ही नहीं है तो इकोनॉमिक्स का मतलब नहीं है। इसीलिए हमें यह समझना है कि अर्थ पर जो भी रिसोर्सेस है वो सारे रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। और यहीं से जन्म लेता है इकोनॉमिक्स। अभी देखो, इकोनॉमिक्स के बारे में समझ में आ गया कि हमें यह भी समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट कर रही है तो एक वर्ड के कारण, और ये वर्ड क्या है, स्कार्सिटी, ठीक है। स्कार्सिटी का अगर आप डेफिनेशन देखो तो हम लोग डेफिनेशन भी देखेंगे और उसको समझेंगे भी। देखो स्कार्सिटी क्या है, स्कार्सिटी बेसिकली एक सिचुएशन है, लिख देते हैं हम। देखो, इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है। स्कार्सिटी बेसिकली एक सिचुएशन है जहां पर हम क्या देखते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेस अवेलेबल टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात किया जा रही है। क्या क्या? एक बात की जा रही है रिसोर्स के बारे में, एक बात की जा रही है ह्यूमन वांट्स के बारे में। और क्या बताया जा रहा है कि रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है। हमने भी देखा कि रिसोर्स कैसे लिमिटेड है, और ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। तो अब यहां से समझो, यहां पे हमें पता चल गया कि रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, एंड एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है, अल्टरनेटिव यूज। अल्टरनेटिव यूज, ठीक है। हम इन्हीं तीनों कीवर्ड को देखते हैं। क्या है ना कि देखो, इन तीनों कीवर्ड को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं, आपके लाइफ से एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके पास 10 आवर्स है, मतलब कि रिसोर्सेस के नाम पे आपके पास 10 आवर्स है, ठीक है। और आप इस 10 घंटे में क्या क्या करना चाहते हो, तो आप क्या क्या एग्जाम्पल लिख सकते हो। आप बोल दोगे कि अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बोलोगे कि आपको प्रिपरेशन करना है, मतलब कि पढ़ाई करना है, ठीक है, स्टडी। कोई बोलेगा जिम जाना है, कोई शायद बोल सकता है कि मूवी देखने चल लेते हैं, ठीक है। बट क्या है ना कि आप क्या करोगे,
कि आप यहाँ पे चूज करोगे। ठीक है, आपके पास 10 घंटे ही हैं, आप 10 घंटे में ही जो करना चाहते हो करो। अगर आप जो भी करना चाहते हो उसमें 10 घंटा ही लग रहा है, सपोज यहाँ पे आप क्या करते हो, 6 घंटे पढ़ लेते हो, 2 घंटे जिम जाते हो, 2 घंटे की मूवी देख लेते हो, तो टोटल 10 आवर्स। क्या है कि यहाँ पे आपकी जो नीड है, मतलब कि ह्यूमन वांट्स और रिसोर्स दोनों तो मैच कर जा रहा है। ठीक है, लगने लगा है ये तो बैलेंस है बहुत। लेकिन सोच के देखो, इसी बीच में क्या होता है कि आपको किसी का कॉल आ जाता है, या तो आप सोच रहे हो कि सो जाते हैं, आपने पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद क्या हुआ, आपको सोने का मन करके आप सो गए। इसके कारण क्या होगा कि आपने जो सोचा था वो तो नहीं हो पाएगा। अगर आप इसमें 2 घंटा सो लेते हो तो क्या होता है कि आपको चाहिए 12 घंटा, लेकिन है आपके पास 10 घंटा ही। तो क्या बैलेंस हो पा रहा है? आप यहां क्या देखते हो कि आपके जो वांट्स हैं ये तो इंक्रीज हो जाते हैं, ये तो ग्रो कर जाते हैं, बट आपके पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड ही रहता है, 10 घंटे का 10 घंटा ही रहेगा। और स्कार्सिटी यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, स्कार्सिटी क्या होता है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है और आपके जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। अभी हमने देखा ये इंडिविजुअल लेवल पे, एक स्टूडेंट अगर ये देख रहा है तो। अगर हम इसी एग्जांपल को एक दूसरे तरीके से भी देखते हैं, और ये एग्जांपल हम किसी हाउस होल्ड के तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, कोई हाउस होल्ड है, सपोज एक फैमिली के पास ₹10,000 है, और इसी में उसको क्या करना है, रेंट भी देना है, इसी में फूड का भी देखना है, इसी में बच्चों का एजुकेशन भी देखना है, इसी में मेडिकल एक्सपेंसेस भी देखना है। ठीक है, अभी देखो इनकी जो नीड्स है वो क्या है, बहुत सारे हैं, बट इसके पास मनी सिर्फ और सिर्फ 10,000 है। अब इसे जो चाहिए, इतने सारे जो इनके वांट्स हैं, क्या ये कंप्लीट हो जाएगा? ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तो हर इंसान क्या करता है, एक बजट बनाता है जिसमें उसके पास जितना इनकम है और उसके खर्चे क्या क्या हैं, इन दोनों को बैलेंस करने के बारे में सोचता है। और ये जो बजट बनाने का बात हुआ ना, ये जो बैलेंस करने का बात हुआ, इसीलिए हमने क्या बोला था, चॉइस अंडर स्कैरसिटी। यहीं से क्या होता है, इकोनॉमिक्स का भी जन्म होता है। ठीक है, अभी देखो क्या है कि जब हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा तो हमें ये पता चल गया कि ह्यूमन की जो नीड्स है वो तो अनलिमिटेड है। ठीक है, और उसके पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। तो क्या वो अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, इक्वली सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए क्या करता है, वो इसको मैनेज करने के बारे में सोचता है। अगर मनी के बारे में देखें तो बजट बना के मैनेज किया जाता है। अगर 10 आवर्स ही आपका टाइम, अगर आपका रिसोर्स है तो आपके लिए क्या है, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहां से ये चीजें स्टार्ट होती है। अभी क्या है ना कि बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि स्कार्सिटी का मतलब एंड शॉर्टेज का मतलब, ये दोनों चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। क्यों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ये दोनों एक नहीं है, ये ध्यान रखना। और एक नहीं होने का मतलब क्या है, स्कार्सिटी जो है ना वो परमानेंट कंडीशन होती है। ये कभी बढ़ेगी नहीं। बट शॉर्टेज क्या है, ये टेम्पररी कंडीशन है। क्लियर है? तो आपको इन दोनों से कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी देखो एग्जांपल ले लो ना, शॉर्टेज में क्या लिख सकते हो, पेट्रोल का शॉर्टेज हो गया तो कल दिन पेट्रोल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो पेट्रोल का जो शॉर्टेज है वो फुलफिल हो जाएगा। बट स्कार्सिटी क्या है, एक परमानेंट कंडीशन है। मतलब कि पेट्रोल बनाने के लिए जो क्रूड ऑयल लगता है वो हमारे पास लिमिटेड ही है, वो बढ़ नहीं सकता है। वो जितना अर्थ पे अवेलेबल है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो वो क्या है, परमानेंट कंडीशन है। तो ये जो शॉर्टेज और स्कार्सिटी, इन दोनों में कभी कंफ्यूज मत होना। अभी देखो क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स हमें पता है इसलिए जन्म ले रहा है क्योंकि स्कार्सिटी है। अगर प्रीलिम्स में क्या होता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए जहां पे आपको बोल दिया जाए इकोनॉमिक्स शॉर्टेज के कारण अराइज हो रहा है, आपको तो पता होना चाहिए ना, इकोनॉमिक्स इसलिए आ रहा है क्योंकि स्कैरसिटी है।
इकोनॉमिक्स इसलिए एक सब्जेक्ट की तरह इमर्ज होता है क्योंकि स्कैरसिटी है। ठीक है, अभी देखो स्कार्सिटी है, उसके कारण क्या हो रहा है? हमने अभी तक यहाँ पे क्या क्या देखा कि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। और हम एक एग्जांपल लेके भी जैसे यहाँ पे देखा था 10,000 हमने रेंट फूड ये सब किया। ठीक है, अभी देखो क्या होता है ना कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण हम चॉइस करते हैं। अभी हम चॉइस को भी समझेंगे। देखो आप लॉजिकली सोच के देखो कि अगर आपको चॉइस करने के लिए मजबूर किया जाता है तो आप क्या करोगे? आपके पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, आपके पास जो आपकी डिमांड्स हैं वो बहुत ज्यादा है। तो आप क्या करते हो? यहाँ पे चूज करते हो। और चूज ना हमेशा कंपल्सन में ही किया जाता है। कोई इंसान जानबूझ के चूज नहीं करता। आज आपको बोल दिया जाए आप अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी मम्मी के बीच में चूज करो, तो आप मम्मी को चूज कर लेते हो। क्यों? ये तो बहुत सिंपल था। बट अगर आपको बोल दिया जाए कि आप कार वर्सेस बाइक में चूज करो, आप तुरंत ही कार चूज कर लोगे। आप हमेशा अपना फायदा देखते हो। क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा अपना ही फायदा देखता है। इंसान सेल्फिश ही होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का जो गोल्डन लाइन है ना वो यही है। चॉइस एक ऐसा चीज है ना जो कि हमेशा तभी इंसान करता है जब स्कैरसिटी होती है। अगर स्कैरसिटी नहीं है तो इंसान कभी भी चूज नहीं करता है। ठीक है, आप खुद सोच के देखो कि आपके पास ही 10 घंटे थे। ठीक है, आपने भी वहां पे क्या किया? 10 घंटे में ही आपको कुछ करना था। आप सो जाते, आप मूवी देखते या फिर आप पढ़ाई करते। ठीक है, तो आप क्या करते हो? वहां पे चूज करते हो कि पहले क्या करना है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के कारण आपका जो कर्तव्य बनता है, ठीक है, वो क्या है कि आपको पढ़ाई करना चाहिए। तो एक अच्छा यूपीएससी एस्पिरेंट होने के कारण आपने क्या किया? आपने पढ़ाई को प्रायोरिटी दी और आपने पढ़ाई चूज किया कि सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। बट वहीं पे कोई एक ऐसा स्टूडेंट भी होगा जो सोच रहा होगा यार 10 घंटे हैं, पढ़ाई करने से अच्छा मूवी देख लेते हैं। 3 मूवी तो देख ही लेंगे, 3-3 घंटे की। उसके बाद 1 घंटा बच जाएगा तो पढ़ाई कर लेंगे। तो क्या है ना, ये दो तरह के लोग हैं और दोनों यहाँ पे चूज कर रहे हैं। और चूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्कैरसिटी है। अगर टाइम बहुत होता, 24 घंटा होता तो हम सब कुछ कर लेते हैं ना। हम कुछ भी चूज नहीं करते कि हमें अभी पढ़ना है या हमें अभी मूवी देखना है। हम तो हर चीज कर रहे होते क्योंकि टाइम तो बहुत है। तो इसी कारण से क्या होता है, जब हम चूज करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है? अब इस चीज को यहाँ पे समझते हैं। और इस चीज को समझने के लिए क्या करते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से चीजें जल्दी समझ में आती है। सपोज एक यूपीएससी का एग्जाम्पल लेते हैं ना, सीधा कुछ और नहीं सोचते हैं। यूपीएससी के पास क्या होता है? हर साल 900 वैकेंसी लगभग लगभग होती है। ठीक है, हर साल इनके पास 900 वैकेंसी होती है। और जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो मोर देन 20 लाख होते हैं। 20 लाख प्लस लोग होते हैं जो कि अप्लाई कर रहे हैं। अभी क्या है कि अब यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन किसको मिला? अब यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन मिलता है यूपीएससी को। ठीक है, अब यूपीएससी जो भी चूज करेगा वो 900 ही लोग चूज कर सकता है ना। इसके अलावा जितने भी बचे हुए लोग होंगे उन सबको रिजेक्ट कर देगा। यही होगा ना। यहाँ पे चॉइस यूपीएससी कर रहा है और यहाँ पे स्कार्सिटी क्या है? सीट्स की है। और जब सीट की स्कार्सिटी है इस टाइम पे क्या करेगा? यूपीएससी चूज करता है आउट ऑफ 20 लाख सिर्फ और सिर्फ 900 कैंडिडेट को। ठीक है, तो ये जो चूज करने की बात आई, इसके कारण क्या होता है? बाकी रिजेक्ट हो गए, लेकिन जिनको चूज किया गया और जो रिजेक्ट हो गए इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हमें यही समझना है। लेकिन इस चीज को भी समझने से पहले हम ये समझते हैं कि देखो इकोनॉमी में क्या होता है ना कि चॉइस को लेके बहुत सारे स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि चॉइस एग्जिस्ट ओनली फॉर कंज्यूमर, तो क्या ये सही है? अब हम लोग इस चीज को भी देखते हैं। चॉइस सिर्फ और सिर्फ किसी एक पार्टी के लिए नहीं होती है। चॉइस एग्जिस्ट करती है हर एक पार्टी के लिए, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर कोई इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई इकोनॉमी हो। हर किसी को चूज करने का मौका मिलता है। अभी देखो जो हम बात कर रहे थे ना कि
उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 900 स्टूडेंट को चूज किया, और आउट ऑफ 20 लाख जो बच गए उन सबको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। ये रिजेक्शन और जिसको सेलेक्ट किया गया, इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझना है, और यहां पे गलती नहीं करना है। ये कॉन्सेप्ट में गलती कर जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। यहीं से जब आप चॉइस करते हो, इसी कारण एक और टर्म आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इससे समझना है। देखो, हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो हम फिर से जैसा पढ़ते आए हैं उसी पैटर्न पे पहले डेफिनेशन देखेंगे एंड फिर उस चीज को समझेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन ड्यू टू मेकिंग अ चॉइस। देखो, हमेशा ध्यान रखना, कॉस्ट लिखने से कंफ्यूज मत होना। हम इस डेफिनेशन के एक भी वर्ड को मिस नहीं कर सकते, या तो इस डेफिनेशन के एक भी वर्ड को इग्नोर नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन ड्यू टू मेकिंग अ चॉइस। अभी क्या होता है कि हमने यहाँ पे 900 स्टूडेंट को चूज किया, ठीक है, और बाकी बचे हुए जो हमारे पास 19 लाख लोग थे, ठीक है, इन लोगों को जो रिजेक्ट किया गया, ये लोग बेसिकली हैं कौन? ये क्या है? अगर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जिस लोग जिनको छोड़ दिया गया, जिनको रिजेक्ट कर दिया गया, ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, फॉरगॉन का मतलब होता है जो ऑल्टरनेटिव हमने छोड़ दिया, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव थे जिनको छोड़ दिया गया, और जिनको चूज किया गया वो तो समझ गया था हम लोग कि चॉइस क्या होता है। चॉइस करने के कारण ही वो छूट जाता है ना। अगर अभी और इसमें एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास 500 रुपीज है, ठीक है, आपने 500 रुपीज में से क्या किया, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है कि आप बुक खरीद लो, आप मूवी देखने चले जाओ, या फिर आप रेस्टोरेंट चले जाओ, ठीक है, आप बाहर जाके खाना खा ले। तो अब देखो, अगर आप बुक खरीदते हो, आपने ये प्रेफरेंस बनाया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर आपने बुक खरीदा तो आपने क्या किया? सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव था आपका मूवी देखना, तो आपके लिए मूवी देखना इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब ये तीनों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगा, आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है सिर्फ वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे 500 रुपीज नहीं है, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या था आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव? मूवी देखना। ठीक है, अभी देखो क्या होता है ना कि जब हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। अभी अगर अभी भी नहीं समझ आया तो मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा ताकि आप समझ जाओ। एक और एग्जांपल में हम क्या ले लेते हैं, सपोज हम क्या करते हैं, किसी फार्मर का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फार्मर के पास लैंड है, ठीक है, इस लैंड से वो दो चीज कर सकता है। क्या दो चीज कर सकता है? या तो वो वीट कल्टीवेट कर सकता है, या तो वो राइस कल्टीवेट कर सकता है। ठीक है, इसके पास दो ऑप्शन है। इसने क्या किया, दोनों ऑप्शन को देख लिया और इसने चूज किया कि वो वीट कल्टीवेट करेगा। ठीक है, अब अगर वो वीट कल्टीवेट कर रहा है, उसने चूज कर लिया, उसने डिसीजन बना लिया है कि वीट कल्टीवेट करना है, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा? राइस कल्टीवेशन। ये इसका बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, हमें ये पता चल गया। अब देखो, इन तीनों को जब लिंक करेंगे तो आपको इकोनॉमी के बारे में सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? देखो, सबसे पहले क्या होता है? स्कैरसिटी।
स्कैरसिटी होता है तभी हम क्या करते हैं, चॉइस। हम चॉइस करते हैं, इसी कारण से क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ये आपस में बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अगर स्कैरसिटी नहीं होगी तो कोई चॉइस नहीं होगा, कोई चॉइस नहीं होगी तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगा। ठीक है। अभी देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कॉस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ कॉस्ट के बारे में बात करता है, टोटल लॉस के बारे में बात करता है, मनी क्या स्पेंड किया इसके बारे में बात किया जाता है, ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, हम अगला क्या करने वाले थे। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, बहुत एक सब्जेक्टिव टर्म है। ठीक है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि क्या सिचुएशन है। क्लियर है। देखो, अब हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता चल गया, हमने ये चेन बनाना सीख लिया, स्कार्सिटी से चॉइस, चॉइस से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये जो चेन है, ये एक मास्टर चेन है। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी स्टेटमेंट कंफ्यूज करेगा, तो आपको क्या करना है, इसी चेन में फिट करके देखना है। और अगर इस चेन में वो फिट हो जा रहा है तो आप सही आंसर करोगे, अगर इस चेन में फिट नहीं हो रहा है तो फिर वो गलत होगा। ठीक है। अगर आप पीवाईक्यू में देखो तो बहुत कुछ पूछा गया है। स्कार्सिटी हमने देखा, एक परमानेंट टर्म है, एक यूनिवर्सल टर्म है। अभी देखो क्या है ना कि पीवाईक्यू सबसे बहुत जरूरी क्या है, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में पूछा जाता है बहुत सारी चीजें। ठीक है। पीवाईक्यू में कभी कभी पूछा जाएगा कि स्कैरसिटी क्या टर्म है, यूनिवर्सल टर्म है या नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए स्कैरसिटी क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। ऐसा नहीं है कि यूएस में स्कैरसिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि चाइना में स्कैरसिटी नहीं है, या फिर रशिया में स्कैरसिटी नहीं है। अगर कोई बोले कि इंडिया एक गरीब कंट्री है, एक, तो इसलिए यहाँ पे स्कैरसिटी है, तो ये भी गलत होगा। स्कैरसिटी हर जगह है। यूएस में भी किसी न किसी चीज की स्कैरसिटी होगी, चाइना में भी किसी न किसी चीज की स्कैरसिटी होगी, रशिया में भी किसी न किसी चीज की स्कैरसिटी होगी। कोई भी इंसान या कोई भी कंट्री अपने आप में सब कुछ सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकती है। ठीक है। स्कार्सिटी यूनिवर्सल है, हर एक कंट्री में है किसी ना किसी तरीके से। सपोज यूएस के पास ऑयल रिजर्व बहुत ज्यादा है। ठीक है। ऑयल रिजर्व के कारण क्या है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इसको मनी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। ठीक है। बट क्या है, हो सकता है ऐसे फूड की प्रॉब्लम हो रही हो, यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड ज्यादा नहीं हो, जिसके कारण कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे फूड स्कैर्स है ना, इसको क्या करना पड़ रहा है, फूड बाहर से खरीदना पड़ रहा होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें से आपको ये पता चलता है हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। ठीक है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि हम जब कोई चॉइस लेते हैं, उसका जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमसे छूट जाता है, वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है। तो आपको अगर फाइनल प्रीलिम्स के लिए कुछ लाइनर हम दे दें कि आप इस चीज को ध्यान रखो, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से आया हुआ गलत नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि स्कार्सिटी क्या होता है, परमानेंट होता है। आपको ये समझना है कि वांट्स, ह्यूमन वांट्स जो है, ये ग्रो करता है फास्टर देन रिसोर्सेस। आप जो चॉइस करते हो, चॉइस इनएविटेबल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस की स्कैरसिटी है। ठीक है। और इसीलिए जब हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ रैशनल चॉइस, यही है इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया है कि पीपीएसए स्कैरसिटी क्या होता है, आपको ये समझ में आ गया है कि चॉइस क्या होता है, आपको ये समझ में आ गया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो अब इकोनॉमिक्स आपके लिए इजी हो जाएगा। अब यहां से जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, वो बहुत इजी होने वाला है, हर एक कॉन्सेप्ट को इसी तरह समझेंगे, और इसी तरह समझते हुए हम इकोनॉमिक्स को प्रीलिम्स के लिए बहुत इजी बना देंगे, हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। और
मोर देन 90% की एक्यूरेसी लेके आएंगे, जिससे कि इकोनॉमिक्स के कारण तो हमारा प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए। चलो, मिलते हैं अगले लेक्चर में जब हम बात करेंगे इसके आगे। ठीक है।